बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द व्यूवर्स ऑफ लिटरेचर टाइगर्स। सबसे पहले तो जी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई सी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन वुदरिंग हाइट्स। तो वुदरिंग हाइट्स जो है वो एक एक्सेप्शनल नॉवल था। किसका? एमिली ब्रोंटी का। एमिली ब्रोंटी बेसिकली शी वाज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट, लेकिन क्या था कि उसके जो नॉवेल्स थे दैट दोज नॉवेल्स वर डिफरेंट फ्रॉम दी कन्वेंशनल विक्टोरियन ट्रेडिशनल नॉवेल्स। ठीक है, इसके नॉवेल्स थोड़े से एक डिफरेंट स्ट्रेन की तरफ जाते हुए हमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हम देखते हैं जी कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक क्लासिक नॉवल लिखा और इट कंटेन एलिमेंट्स दैट इट कुड बी इंटरप्रेटेड एज सुपरनैचुरल मिस्टिकल। इस नॉवल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस नॉवल को मिस्टिकल या सुपरनैचुरल बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होके भी आ सकता है कि मिस्टिसिज्म जो है एमिली ब्रोंटी का उसको नोट करें। ठीक है, तो मिस्टिकल और सुपरनैचुरल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद नॉवल फीचर्स एरी सेटिंग्स, हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ सुपरनैचुरल पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ घोस्ट्स एंड विजन्स। अब हम जैसे ही हमारा नॉवल स्टार्ट होता है तो जो एक विजन स्टार्ट होता है, एक ड्रीम स्टार्ट होता है मिस्टर लॉकवुड का, जिसमें वो कैथरीन का गोस्ट देखता है और वो जो है विंडो पेन्स के पास होती है और वो क्या कहती है कि एक कोल्ड शिवरिंग हैंड्स होता है जो कि टाइटली पकड़ लेता है किसके हैंड को, मिस्टर लॉकवुड को, और वो डर जाता है और वो गोस्ट उसको कह रहा होता है कि लेट मी इन, आई एम कैथरीन लिंटन। ठीक है, एंड लॉस्ट माई वे इन द मूअर्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जिसको आप एज ए कोटेशन के तौर पे भी आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं। तो वो डर जाता है। ठीक है, वो स्केरी हो जाता है। फिर वो नेलिडीन से सारा इसके बारे में जो है वो स्टोरी भी पूछता है कि ये क्या, इसके पीछे क्या राज था, क्या हकीकत थी, क्या सीक्रेट है, क्यों मुझे जो है वो ऐसा नज़र आया। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी वन सिग्निफिकेंट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन वुदरिंग हाइट्स इज़ द प्रेजेंस ऑफ कैथीज गोस्ट। वही वाली बात जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे उसका कैथी का गोस्ट आता है आफ्टर हर डेथ, मतलब वो मर चुकी होती है। तो हेथक्लिफ कहता है क्लेम्स टू सी हर गोस्ट वॉन्डरिंग द मूअर्स। कहता है कि जो मूअर्स वो होता है बेसिकली जो कि ग्रासलैंड्स के दरमियान एक जगह होती है। ठीक है, पहाड़ों के बीच में, माउंटेन्स के बीच में कुछ ग्रासलैंड्स होती हैं जिनको हम मूअर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस नॉवल की सेटिंग भी सारी मूअर्स होती है, हॉन्टेड सेटिंग है, तो इस वजह से भी कहता है कि जी मैं मूअर्स पे जाऊंगा और वहाँ पे जाके हम यूनाइट हो जाएंगे विद हर इन द आफ्टर लाइफ। दिस स्पेक्ट्रल प्रेजेंस एड्स अ सुपरनैचुरल डायमेंशन टू द स्टोरी। और यहाँ से सुपरनैचुरल डायमेंशन स्टोरी को शुरू होती है, एम्फसाइजिंग द इंड्योरिंग एंड इंटेंस नेचर ऑफ हेथक्लिफ एंड कैथीज रिलेशनशिप। अब देखें कि जो इनका रिलेशनशिप था ना हेथक्लिफ और कैथी का, दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल लव स्टोरी। बेसिकली दैट वाज ऑफ एन intense kind of love, and this love becomes supernatural because their intensity does not decrease, and instead of decreasing, this intensity goings on and keeps on increasing and increasing until this intensity basically changes and in the united, basically this intensity changes into the यूनिशन, या हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ दी टू गोस्ट ऑफ कैथरीन एंड हेथक्लिफ। तो ये दोनों यूनाइटेड हो जाते हैं। हेथक्लिफ भी एंड पे आके मर जाता है ना, तो फिर ही उन दोनों को सुकून मिलता है। ठीक है, उनका जो लव है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा होता। तो ये एक जो लव था, मैं पहले जैसे कि मैंने कहा कि दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी लव, तो ये भी सुपर नेचुरल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी हाँ। तो एडिशनली द नॉवेल्स ब्लीक एंड डेजोलेट सेटिंग विद इट्स आइसोलेटेड मूअर्स एंड हार्श वेदर्स contributes to the overall atmosphere of the supernatural. The landscape becomes a metaphorical representation of the characters, emotions and turmoil within their souls. तो अब ये जो एटमॉस्फेयर था ना
उसका वुदरिंग हाइट्स का वो बहुत हार्श था, ठीक है। जैसे लॉकवुड भी आता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है जी, रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है और फिर उसको वो ज़ख्मी भी हो चुका होता है अंडरडॉग से, तो उसकी तबीयत थोड़ी वो रेन में भीग जाता है, डैम्प हो जाता है और फिर वो वहाँ पे स्टे भी करता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बहुत ही डेजोलेट सेटिंग है, जो हार्श वेदर है ना, वो एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है वेदर को और मूर सेटिंग को और हॉन्टेड सेटिंग्स को, ताकि वो सुपरनेचुरल को, बेसिकली जो सुपरनेचुरल है वो एक आम इन्वायरमेंट में अगर उसकी सेटिंग भी हो तो वो इतना देखने वालों को फैसिनेट नहीं करेगा, ऑडियंस को फैसिनेट नहीं करेगा। तो इस तरह अगर आप इसकी मूवी देखें वुदरिंग हाइट्स की, दैट इज़ ऑल्सो पिक्चराइज्ड, तो उसमें भी जो सेटिंग्स है ना, अगर आप अकेले बैठ के देख रहे हो तो आप यकीनन डर जाते हैं। दैट इज़ सो मच, यू कैन से इट, बहुत स्केरी है, बहुत खौफनाक है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ उसकी मूवी और उसका वो हॉन्टेड सेटिंग्स है ना, बेसिकली इमोशंस उनके जो होते हैं, वो जो टर्मोइल, मतलब इमोशंस ही उनके इतने इंटेंस होते हैं। अगर वो लव करता है हेथक्लिफ तो बहुत इंटेंसिटी के साथ करता है, अगर वो किसी से हेट करता है, जैसे वो हिंडले से हेट करता है, एडगर लिंटन से करता है, तो वो भी उसकी आम इंटेंसिटी नहीं होती, ठीक है। दैट इंटेंसिटी इज़ नॉट अबेटेड by the passing of the time, but instead of decreasing it goes on increasing and increasing, ठीक है। तो वो रिवेंज भी उसका बढ़ता जाता है और वो इमोशंस जो हैं वो वुदरिंग हाइट्स के बिल्कुल उसके जैसे रेजिडेंट्स थे वुदरिंग हाइट्स के, वैसा ही उसकी सेटिंग थी, वैसे ही लोगों के इमोशंस थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बो है, एमिली ब्रोंटे ने क्रिएट किया। तो ये उनकी स्किल है, ठीक है, ये एक राइटर की स्किल होती है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हेथक्लिफ कुड ऑल्सो बी सीन एज सुपरनेचुरल और डेमोनिक फिगर। ही इज़ वेंचफुल एंड ऑब्सेसिव नेचर कपल्ड विद हिज एबिलिटी टू मैनिपुलेट अदर्स गिव्स हिम आलमोस्ट सुपरनेचुरल ऑरा, ठीक है। और जो हेथक्लिफ होता है उसकी बहुत पेनफुल नेचर होती है, बहुत ऑब्सेसिव नेचर का होता है और वो दूसरों को मैनिपुलेट करता रहता है। जैसे सेकंड जनरेशन में वो किस किस को, इवन अपने बेटे को भी वो मैनिपुलेट कर जाता है, ठीक है। कैथी, जो कि कैथरीन की बेटी होती है, ठीक है, जूनियर कैथी भी जिसको हम बोलते हैं बल्कि, तो वो उसको भी मैनिपुलेट करता है, ठीक है। उसके अलावा हिंडले को मैनिपुलेट करता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से था, ठीक है, उससे तो उसका रिवेंज चल रहा था ना। उसके अलावा वो हिंडले के बेटे हेरिटन को भी करता है। तो इस तरह ये मैनिपुलेट करता रहता है। हिज अनरिलेंटिंग डिज़ायर फॉर रिवेंज एंड हिज एबिलिटी टू हॉन्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु रॉन्ग्ड हिम एड टू एरी एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। अब जो उसका रिवेंज है वो भी सुपरनेचुरल है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि दैट वाज नॉट वो इस तरह का रिवेंज नहीं था जो कि आम लोग रिवेंज लेते हैं, बल्कि वो जारी रहता है, ठीक है। उसके इवन वो खुद जब तक वो मरता नहीं है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, उसका जो रिवेंज है वो जारी रहता है जी। उसके अलावा जी हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन की जानिब, ठीक है जी। कंक्लूजन हम जब देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन अ नटशेल वुदरिंग हाइट्स कैन बी रिगार्डेड एज अ गोथिक नॉवल और अ नॉवल कंटेनिंग सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। अब जो गोथिक नॉवल होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। गोथिक नॉवल का भी आपको स्टेटमेंट जो है वो एग्जामिनर चेंज कर सकता है, ठीक है। वो गोथिक भी कह सकता है, वो मिस्टिक एलिमेंट्स भी कह सकता है और वो सुपरनेचुरल भी कह सकता है। सो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। दीज एलिमेंट्स टेक द ऑडियंस इनटू एन अदर वर्ल्ड। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। बियॉन्ड द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इन अदर वर्ड्स एमिली ब्रोंटीज ओन क्रिएटेड वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग बिकम्स एटर्नली एंड एक्सेप्शनली पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल लव, डेथ, वेंजियंस। अब देखें, राइटर जो होता है उसके हाथ में एक कलम होता है, एक पेपर होता है, ठीक है। पेन पेपर की हेल्प से वो अपनी यूनिवर्स क्रिएट करता है, ठीक है। वो अपनी यूनिवर्स क्रिएट कर देता है, अपनी अलग से एक दुनिया बना देता है। तो यहाँ पे एमिली ब्रोंटी हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कहीं आगे की चीज़ होती है। जैसा कि हम कैथरीन की डेथ के बाद भी उसके गोस्ट को देख रहे हैं